संसद में मोदी आज ऐसी कौन कौन सी डील हो गई कि पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकी निपट जाएंगे। इजरायल में पीएम मोदी के साथ सेल्फी की होड़। इधर मोदी के 100 मिलियन सुनकर इंडी के पसीने क्यों छूट गए। टीम मोदी अब राहुल को छोड़ने के मूड में नहीं है क्या। आज संबित पात्रा ने कौन से 7 सवाल पूछकर फंसा दिया। सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का जाकर 30 घंटे वाले पीएम मोदी के छोटे से इजरायल दौरे से बड़ा धमाका हो रखा है बॉस। पूरी दुनिया में पीएम मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है, उनके जलवे की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान अलग परेशान है कि पता नहीं भारत और इजरायल मिलकर क्या करने वाले हैं। ट्रंप अलग हैरान होंगे कि उनके गाजा पीस बोर्ड को तो नरेंद्र मोदी ने किनारे लगा दिया। इजरायल ने पीएम मोदी को ऐसा मान सम्मान दिया जैसा शायद ही मौजूदा वक्त में किसी वर्ल्ड लीडर को मिला हो। यहां राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ओवैसी, अखिलेश की पार्टी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर भाई हल्ला काट दिया। जितना हल्ला मचाया वहां इजरायल में पीएम मोदी को उतना ही ज्यादा सम्मान मिल रहा है। भारत में विपक्ष को इस बात की आग लगी हुई है कि पीएम मोदी इजरायल गए क्यों, नेतन्याहू से मिले क्यों। इधर विपक्ष हल्ला काटता रहा, उधर पीएम मोदी ने इजरायल में पीएम मोदी और नेतन्याहू एक कार में सवारी करते दिखे। यहां ओवैसी, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता पीएम मोदी के इजरायल दौरे का विरोध कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने इजरायल के साथ भारत की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आप देखिए कि पीएम मोदी के लिए इजरायल की संसद में तालियां बजी, सेल्फी की होड़ लग गई, मोदी मोदी के नारे लग गए इजरायल की संसद में। वहां का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। यानी इजरायल में पीएम मोदी के स्वागत में वो हुआ जो लोग सोच नहीं सकते थे। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने इस छोटे से दौरे में कौन सी ऐसी बड़ी डील्स की हैं कि पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे आतंकी सब निपट जाएंगे। लेकिन सारा एक्शन पीएम मोदी के इजरायल दौरे में ही थोड़ी हो रहा है, यहां भारत में भी बहुत एक्शन चल रहा है बॉस। भारत में राहुल गांधी अपने कथित बब्बर शेरों पर तगड़े एक्शन से तिलमिला गए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए क्या नया अटैक किया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कॉम्प्रोमाइज वाली राजनीति का पार्ट 2 आज कहां पहुंच गया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी से कौन से सवाल पूछ लिए। यानी पीएम मोदी के इजरायल से लेकर भारत तक में हुए ताबड़तोड़ एक्शन की एक एक खबर बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। Israel Chai, Jai Hind, and it's wonderful to have you. हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। I have to comment, my friend Narendra, you have an amazingly efficient government. Your record number of growth, your economic growth is something that is attracting the whole world. 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं। मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे। वहां इजरायल की संसद में मोदी मोदी हो रहा है। यहां भी कुछ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, और वो लोग हैं इंडी वाले। नरेंद्र मोदी को इजरायल में जो सम्मान मिला उसकी एक एक तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज डील का दिन था बॉस। आज पीएम मोदी और इजरायल के पीएम के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें भारत और इजरायल के बीच एआई, साइबर सिक्योरिटी समेत 16 समझौते हुए। इसमें क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ। इसमें जो बड़े समझौते और ऐलान हुए हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला यह कि पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजरायल की पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। भारत इजरायल संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐतिहासिक दर्जा दे दिया गया है। दूसरा, पीएम मोदी ने बताया कि भारत और इजरायल के बीच जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है। तीसरा, यूपीआई को लेकर समझौता हुआ। अब भारत का यूपीआई इजरायल में चलेगा बॉस। चौथा, भारत और इजरायल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और बढ़ेगी। मिलिट्री हार्डवेयर के ज्वाइंट प्रोडक्शन होंगे।
जॉइंट डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाएगा। यानी भारत सिर्फ इजराइल से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी लेगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी करेगा और फिर पाकिस्तान को ठोकेगा भी। 5वां इजराइल दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि एग्रीकल्चर में इजराइल की टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इससे लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। छठा फैसला यह हुआ कि मिनरल्स की खोज के लिए एमओयू साइन हुआ। इसमें इन्वेस्टमेंट और डेटा शेयरिंग दोनों होगी, साथ ही भविष्य के रिस्क की एनालिसिस दोनों देश साथ मिलकर करेंगे। इस पर रिसर्च होगी और साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम होगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने और क्या क्या तय किया, क्या क्या ऐलान किया, वो आपको बताऊं उससे पहले आपको इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक दिलचस्प बयान सुनाता हूं। जब भारत और इजराइल के बीच समझौतों पर साइन हो रहा था या हुआ, तो उस वक्त भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पे आए, कभी विदेश सचिव मंच पर आए, कभी इजराइल में भारत के राजदूत मंच पर आए। जब यह सब डील हो गई तो इजराइल के पीएम मोदी ने कहा कि आपके पास तो बहुत योग्य सरकार है, आप एक राजदूत और मंत्री के साथ क्या कर सकते हैं यह मैंने देख लिया। इस बयान के बाद वो अपने मंत्रियों की टीम की तरफ इशारा करके कहने लगे कि आप मत घबराइए। सुनिए वहां क्या हुआ कि सब चौंक गए। I have to comment, my friend Narendra, you have an amazingly efficient government. I mean, what you can do with one minister and one ambassador. Now, it gives me thoughts. I don't want you to worry about it. Don't worry about it. But in fact, we know that the meeting of minds and hearts. भारत और इजराइल के बीच समझौते के दौरान पीएम मोदी ने I2U2 का भी जिक्र किया। अब ये I2U2 क्या है बॉस? इसके ऐलान से कैसे पाकिस्तान टेंशन में आ जाएगा वो आपको बताता हूं। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का ग्रुप है। इसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। इस समूह में I2 यानी इंडिया और इजराइल के लिए, वही U2 यूएस और यूएई के लिए यूज होता है। साल 2021 में इसका गठन हुआ था। अक्टूबर 2021 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। आधिकारिक तौर पर तो यह ग्रुप आर्थिक सहयोग, निवेश, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर केंद्रित है। लेकिन पश्चिमी एशिया में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उससे इस ग्रुप का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने I2U2 का जिक्र तब किया जब पाकिस्तान भी पश्चिमी एशिया में इसी तरह का ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान अपने ग्रुप में सऊदी अरब और तुर्की को शामिल कर अरब नेटो बनाने की कोशिश में लगा है। उधर I2U2 में मुस्लिम देश यूएई भी है और इजराइल भी है। इसमें अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी है। अब पाकिस्तान तो भारत और इजराइल की दोस्ती से ही टेंशन में आ जाता है और यह I2U2 जैसा ग्रुप पाकिस्तान को और टेंशन दे सकता है। पाकिस्तान की जान जो है ना, वो इसलिए सूखी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी इजराइल की धरती से आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद में साफ कहा था कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। अब मुनीर तो घबराया ही होगा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जो सुन रहे होंगे, उनके पैर कांपेंगे कि बॉस ये तो उस जगह खड़े होकर बोल रहे हैं, उस इजराइल में खड़े होकर बोल रहे हैं जहां लोग सोच सोच के बोलते हैं, स्पेशली भारत के लोग, कि बाप रे बाप यहां मुस्लिम वोट बैंक न छिटक जाए। मोदी ने खुला कर दिया भाई, यहां हम इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। पीएम मोदी ने खुलकर हमास के आतंकी हमले की निंदा की और हमास वो संगठन है जिसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आते रहे। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए भीषण आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना 26/11 मुंबई हमले का जिक्र कर दिया और कहा कि भारत 26/11 भूला नहीं है। यानी पीएम मोदी ने इशारों में साफ संकेत दे दिया कि 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत के टारगेट पर है और आतंकवाद पर पीएम मोदी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल साथ है। आप सुनिए, अपने दौरे के दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने टेररिज्म को लेकर कड़ा मैसेज दिया और कहा कि भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
पाकिस्तान के पसीने पीएम मोदी ने इजराइल में बैठे बैठे छुड़ा दिए और उन लोगों की भी क्लास लगा दी जो भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं। आप इजराइल के राष्ट्रपति को सुनिए जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की। दोनों के बीच यरूशलेम में द्विपक्षीय बैठक हुई। इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना दिया है। आज दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है, इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो जो लोग यहां कहते हैं डेड इकोनॉमी, उन्हें सुनना चाहिए इजराइल के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। I believe that India is an essential part of the great future of the Middle East. And the Middle East is an essential part of the great future of India. I saw your record number of growth. Your economic growth is something that is attracting the whole world. And we know you lead the world in so many fields, and we are very moved and excited that you're here with us. Toda rabba. यानी दुनिया भर के देश भारत से डील करने को लेकर उत्साहित रहते हैं। इजराइल अकेला नहीं, लेकिन यहां कुछ लोगों को भारत की इकोनॉमी डेड दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल के राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने यह न्योता सिर्फ दिल्ली आने के लिए नहीं दिया, बल्कि पूरा भारत घुमाने के लिए दिया। सुनिए एक बार। मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज़्यादा निकालना, ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहाँ के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। इजराइल के दौरे पर पीएम मोदी ने एक तरह से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को यह मेडल उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत इजराइल संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया। पीएम मोदी अब दुनिया के कुछ चुनिंदा लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिनको इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ। यहां भारत में नरेंद्र मोदी के पहले कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं कि फिलिस्तीन जाएंगे और इजराइल नहीं जाएंगे तो बाप, इजराइल चले गए और फिलिस्तीन नहीं जाएंगे तो यहां कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोनों जगह का नागरिक सम्मान मिला हुआ है सर्वोच्च। साल 2018 में पीएम मोदी को फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। यह विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान है। यह पहली बार नहीं है जब किसी देश में पीएम मोदी का ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है। आप पीएम मोदी का शानदार रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी अब तक 19 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। अब तक 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिल चुका है। और जिनको यह नरेंद्र मोदी का सम्मान दिखता है वो उनकी प्रॉब्लम है। यह भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है बॉस, यह भारत का सम्मान है। यह मेडल भारत के गले में आ रहा है। इससे देखिएगा ना तो आपको भी गर्व महसूस होगा। आप देखिए कि नेहरू, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो सबको पीछे छोड़े जा रहे हैं। कोई दूर दूर तक टिक ही नहीं रहा। इंडी वाले तो मिलकर पीएम मोदी के करीब नहीं पहुंच पा रहे। पीएम मोदी ने डिजिटल स्पेस में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सुनिए जरा, आपको बताता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे वो किसके कितने हैं। भाई नरेंद्र मोदी कहां चले गए आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ फॉलोअर। इसी तरह अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी को अलग कर दीजिए, अगर आप देखिएगा राहुल गांधी, उनके कितने फॉलोअर हैं 12.6 मिलियन। एम लिख रहा हूं मिलियन के लिए। और इंडी के सारे नेता आप मिला दीजिए, इंडी के बाकी जिसमें कि अखिलेश भी हैं, तेजस्वी भी हैं, ममता भी हैं, उद्धव भी हैं, सबके फॉलोअर को मिला दीजिए तो वो बैठता है 23.2 मिलियन। यानी राहुल प्लस इंटायर इंडी भी अगर आप कर दीजिएगा तो ये आप जो मिलाइएगा ये बैठता है 628, 325। अच्छा, ये 23 जो है, माफ कीजिएगा, ये 23 में तो राहुल गांधी भी हैं, यानी ये पूरा इंडी है। तो 23.2 पूरा इंडी अलायंस। अब मोदी अकेले 100 मिलियन बॉस। आप सोचिए क्या हाल है। यानी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी अकेले पूरे इंडी गठबंधन पर भारी हैं।
और जो कांग्रेस लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के सोशल मीडिया पर व्यूज दिखाकर डंका पीटती है, वो अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से क्या होता है, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है। आप ये भी देखिए कि इधर भारत में तो कांग्रेस पीएम मोदी को भाषण तक देने उनका रोकने के लिए हंगामा मचा देती है। उधर इजराइल की संसद में पीएम मोदी के भाषण पर पूरी संसद तालियों से गूंज रही थी। पीएम मोदी ने कल इजराइल की संसद को संबोधित किया था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जब भाषण खत्म हुआ तो इजराइल की पूरी संसद ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम मोदी के भाषण से प्रभावित होकर काफी देर तक इजराइल की संसद सदस्य तालियां बजाते चले गए। देखिए एक बार। पीएम मोदी अपना भाषण खत्म करके जब मंच से नीचे आए तो उनसे मिलने के लिए होड़ लग गई। इजराइल का हर नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब दिख रहा था। वहां मौजूद हर शख्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले लेना चाहता था। आप देख रहे हैं तस्वीर, हर आदमी फोटो खींच रहा है, सर एक सेल्फी हो जाए। अब यहां कुछ लोगों का बस चलेगा तो कह देंगे कि इजराइल के सांसद, प्रधानमंत्री सबको नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाएंगे बॉस कि ये क्यों हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया था और डिनर में नेतन्याहू इंडियन ड्रेस पहनकर आ गए, जिसे देखकर पीएम मोदी भी हैरान रह गए। नेतन्याहू ने कहा कि डिनर से पहले भारतीय पोशाक पहनकर उन्होंने अपने मित्र मोदी को चौंका दिया। इजराइल के पीएम को भारतीय ड्रेस में देखकर बहुत से लोग हैरान हुए होंगे, लेकिन आज इजराइल के पीएम ने भारत के साथ अपने एक पुराने कनेक्शन का भी खुलासा किया। पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजराइल के पीएम ने यह कहकर चौंका दिया कि भारत का उन पर एक बड़ा एहसान है। इजराइल के पीएम ने ऐसा क्यों कहा, भारत से कनेक्शन की उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई, आप देखिए। Finally, I have to say at the end of this visit that I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously, I'm indebted to you, as are my children, and I want to tell you how deeply and from the heart we feel both our personal friendship and the friendship between our governments and our peoples, and may this continue and flourish and strengthen. इजराइल दौरे पर भी पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी जारी रही। इजराइल की संसद को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू म्यूजियम के लिए रवाना हुए। दोनों एक ही कार में सवार होकर म्यूजियम के लिए निकले। पीएम मोदी ने खुद यह तस्वीर शेयर की। पीएम मोदी ने भारत और इजराइल की दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। यह मैसेज दिया कि भारत किसी के दबाव में उस देश का साथ नहीं छोड़ेगा जो हर वक्त भारत का साथ देता है। लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से विपक्ष कैसे भड़का हुआ है, आप देखिए। ओवैसी कह रहे हैं कि गाजा नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए कि एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चल रहे समर्थन के साथ विश्वासघात। शायद प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर दे। ज़ायोनिज्म मुर्दाबाद। ओवैसी को फिलिस्तीन में जो लोग मर गए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गए, वो दिख रहा है। और हमास ने जिन महिलाओं और बच्चों को इजराइल में मार दिया, उनके लोगों को मार दिया, बंधक बनाकर रखा, वो उनको नहीं दिखता है ओवैसी को। वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो महिलाएं महिलाएं नहीं हैं। इजराइल ने जो जवाब दिया उसमें भी जो मासूम बच्चे और महिलाएं मरे वो नहीं होना चाहिए था।
लेकिन तराजू तो बराबर रखो। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू से मिलना फिलिस्तीन के साथ धोखा है। सुनिए एक बार वो कैसी बात कर रहा है। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। ओवैसी के साथ साथ इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी पीएम मोदी के इजरायल दौरे का विरोध कर रहे हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और सपा नेता क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। इनके हिसाब से अच्छी निशानी यह है कि जो इजरायल भारत के साथ खड़ा रहता है उसको आप जो है ना कोहनी मार दीजिए, क्योंकि फिलिस्तीन में लोग मर गए और इजरायल में मर गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी थोड़ी कोई जान की कीमत है इनकी नजर में। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल पीएम मोदी के इजरायल दौरे का विरोध कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया। भारत ने तो गाजा में हुई तबाही पर आंखें बंद कर ली, लेकिन इसका सच क्या है ये भी आपको बताता हूं। कल इजरायल की संसद को जब पीएम मोदी ने इजरायल और भारत के कनेक्शन की बात की, इजरायल पर आतंकी हमले की बात की, हमास का नाम लिया, तो इसके बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे से किनारा नहीं किया। इजरायल की संसद में खड़े होकर उन्होंने गाजा की भी बात की और फिलिस्तीन का भी जिक्र किया। सुनिए जरा। The Gaza peace initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. यानी नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद में खड़े होकर कह दिया भाई कि फिलिस्तीन के मसले का भी हल निकलना चाहिए, शांति से निकलना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए तुम मार दिए, ऐसा तो नहीं बोले वो। लेकिन जिसके यहां गए हुए हैं उसके यहां बच्चे और महिलाएं मरे हैं तो क्या बोले कि नहीं नहीं वहां हमको अपना मुस्लिम वोट बैंक देखना होगा, इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि तुम्हारे यहां अच्छा हुआ लोग मर गए। ये बोल के आते क्या? आप ये भी देखिए कि इजरायल के साथ दोस्ती बढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि भारत फिलिस्तीन को भूल गया या भारत फिलिस्तीन का साथ छोड़ रहा है। जब जब भारत को जरूरी लगा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इजरायल के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है, फिलिस्तीन का समर्थन किया है। यही नहीं, भारत अब तक गाजा में 100 करोड़ से ज्यादा की मदद भेज चुका है। 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, सीज फायर की बात कही थी, डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया था। इजरायल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 13 बार फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रस्ताव लाया गया, उसमें से 10 बार भारत ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। इधर इजरायल में पीएम मोदी का जलवा दुनिया देख रही है, ग्लोबल मंच पर भारत की साख मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की छवि पर जो बट्टा लगा रहे हैं, जो बट्टा लगाने वाले हैं, उनकी हरकतों का बचाव कर रहे हैं। एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस का राहुल गांधी बचाव कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। यह कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। उस दिन कपड़ा उतार के प्रदर्शन किए, उसके बाद लोकतंत्र कहां मर गया? क्यों नहीं देश भर में प्रदर्शन करते? ट्रेड डील को लेकर रोज कीजिए, 24 घंटे कीजिए, खुद जाके बैठ जाइए रामलीला मैदान में, खाना पीना छोड़ दीजिए। खुद तो नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या नहीं कह दिए, तब तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कल हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली पुलिस की टीम का जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर वो जा रही थी तो शिमला पुलिस ने उनको रोक लिया। इस दौरान काफी देर तक दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच कहासुनी होती रही। देखिए कैसे वहां पर माहौल बन गया था। यानी पुलिस का मामला चलने लग गया जब दिल्ली पुलिस शिमला से इन लोगों को लेकर आने लगी। लेकिन राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन में राहुल के सहयोगी इससे दूरी बनाते चले जा रहे हैं और गलत बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अड़ी हुई है, भले ही पब्लिक शर्टलेस प्रोटेस्ट को गलत माने, लेकिन हम तो कहेंगे सही तो कहेंगे। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आप ये भी देखिए कि अब बीजेपी भी कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने लगी है। कल से बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस का कैंपेन शुरू कर दिया। आज बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाते हुए क्या कहा है, सुनिए एक बार। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू के कार्यकाल को लेकर 7 सवाल पूछे। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने देश की अखंडता के साथ समझौता किया। क्या नेहरू को इसके बदले में कोई गिफ्ट मिलता था? सुनिए एक बार। पहला सवाल, पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों दिया? दूसरा सवाल, आईबी की अक्सई चीन की चीनी गतिविधियों की चेतावनी को नेहरू ने संसद में अफवाह क्यों बताया? Why was Nehru compromised then? Was he bribed by the neighboring countries? तीसरा सवाल, बिना सहमति के कश्मीर में जनमत संग्रह की बातें क्यों पंडित नेहरू ने की? चौथा सवाल, बंगाल में बेरूबारी संघ के आधे हिस्से को पाकिस्तान को क्यों गिफ्ट में नेहरू ने दिया? पांचवा सवाल, स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता में भारत पूंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्यों तैयार हो गए नेहरू? छठा सवाल, पंजाब में सरजा, मजरा, रख, हरदीत सिंह पठान के गांव को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय क्यों किया? कच्छ के रण में 300 वर्ग मील जमीन किसके दबाव में खोया पंडित नेहरू ने? तो बीजेपी तो अब तो पूरे इतिहास के पन्ने खंगाल रही है और सवाल पूछ रही है। लेकिन पन्नों की बात हो रही है तो आपके बच्चों की जो पढ़ने की किताबें हैं उनके पन्नों में क्या है? पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। किताब बैन, छापने वालों की क्लास लग गई। आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या